दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। मैं हूं आदर्श कुमार। इस एपिसोड में बात होगी टीवी जगत की और बात होगी आखिर क्यों मीडिया संस्थान बिक रहे हैं, आखिर सत्ता की हनक से मीडिया स्वतंत्र क्यों नहीं हो पा रही है। दोस्तों आज आप खुद ही समझ सकते हैं कि टीवी आपको कोई सूचना नहीं दे रहा है सिवाय प्रोपेगेंडा के। मीडिया अब जनता की आवाज़ नहीं, सत्ता की आवाज़ बन गया है। आज टीआरपी की होड़ ने न्यूज़ चैनलों की पत्रकारिता को निचले स्तर पर ला दिया है। अब तमाम न्यूज़ चैनलों पर सनसनी फैलने वाली खबरें और डिबेट के रूप में हो हल्ला ही देखने को सुनने को मिलता है। सभी यह दावा करते हैं कि हम ही नंबर 1 हैं। भारत के लोकतंत्र में कमियां हमेशा ही रही हैं और यहाँ का मीडिया उन खामियों पर उंगली रखने की भूमिका निभाता रहा है। लेकिन आज मैंने लोकतंत्र और मीडिया के इस दोहरे मुद्दे पर बोलने का फैसला किया तो इसलिए कि मीडिया और भारत एक बेहद खतरनाक दौर से गुजर रहा है। दोस्तों भारत में सैटेलाइट चैनलों के विकास का नतीजा समाचार चैनलों की भारी भीड़ के रूप में भी सामने आया। इस भीड़ में भी एनडीटीवी अपनी सहज प्रस्तुति, गंभीर विश्लेषण, खबरों के चुनाव और शोर शराबे से दूर प्रोग्रामिंग के दम पर अलग दिखता रहा और चमकता रहा। प्रणब रॉय, राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त, निधि राजदान, अर्नब गोस्वामी, विनोद दुआ, दिबांग, रवीश कुमार, अभिज्ञान प्रकाश जैसे एक के बाद एक उभरे प्रसारकों ने हमेशा खालिस खबर में दिलचस्पी रखने वालों के बीच लोकप्रिय और विश्वसनीय बनाए रखा। बीते सालों में रवीश कुमार की लोकप्रियता ने हिंदी पत्रकारिता जगत में नए कीर्तिमान जड़े। प्रणब राय और राधिका रॉय के इस्तीफे और एनडीटीवी के बिकने से ज्यादा रवीश कुमार के इस्तीफे की चर्चा इस देश में है। भारत में चुनाव की विशेष कवरेज और विश्लेषण को शुरू करने का श्रेय एनडीटीवी को है। दूरदर्शन के जमाने से शुरू हुआ काम एनडीटीवी के समाचार चैनल बनने के बाद और बड़ा होता चला गया। चुनाव हमेशा से एनडीटीवी के लिए एक महापर्व रहा है। अपनी अलग पत्रकारिता की वजह से एनडीटीवी पहले से ही दक्षिणपंथियों के निशाने पर रहा। केंद्र की सत्ता में बीजेपी के मजबूत होने के बाद एनडीटीवी के लिए यह विरोध और बड़ा हो गया। बीजेपी के नेता और प्रवक्ता ना तो एनडीटीवी के कार्यक्रम में आना पसंद करते हैं, ना ही उन्हें इंटरव्यू देना। सत्ता पक्ष ने बीते सालों में एनडीटीवी को मीडिया परिदृश्य में खारिज करने की पूरी कोशिश की। बीजेपी समर्थक ट्रोल आर्मी लगातार एनडीटीवी को देशद्रोही और हिंदू विरोधी साबित करने में लगा रहा। हालांकि इसी वजह से एनडीटीवी के लिए एक नया दर्शक समूह तैयार हुआ जो सरकार की हर बात आंख मूंद कर मान लेने में यकीन नहीं रखता। इसके अलावा मुख्यधारा में जगह पाने से दूर रहे वंचित और कमजोर तबके के लिए भी इस चैनल से कुछ उम्मीदें हैं। अपने पारंपरिक दर्शकों और इन सब धड़ों के साथ यह सरकार के विरोध और वैकल्पिक विचारों का एक बड़ा मंच बन गया जिसकी लोकतंत्र में बड़ी भूमिका है। देश में जब सरकार का विरोध देश का विरोध बन रहा हो तो फिर ऐसे चैनलों का महत्व और बढ़ जाता है। यही काम एनडीटीवी के साथ हुआ। बीते सालों में वह अकेला चैनल था जो अपने कमजोर पड़ते संसाधनों के बावजूद सरकार के फैसलों को चुनौती देने वाली आवाज बना रहा। आप एनडीटीवी से प्यार या नफरत कर सकते हैं लेकिन उसे खारिज नहीं। एनडीटीवी पर अपने वित्तीय संसाधनों के कुप्रबंधन के आरोप भी लगते रहे। एक तरफ लगातार बंद होते चैनल, घटते विज्ञापन और दूसरी तरफ से सत्ता पक्ष की बेरुखी से चैनल की हालात बिगड़ने लगे। आखिरकार एक बड़ा फैसला कर डिजिटल तकनीक का सहारा लिया गया और मोबाइल जर्नलिज्म के सहारे गिरते हाथी को बिठाने की पूरी कोशिश की गई। इसके साथ ही चैनल ने अपने रुख में थोड़ा बदलाव किया। खर्च घटाने का कुछ नतीजा सामने आया। फिर लंबे नुकसान के बाद कंपनी ने मुनाफे का मुंह देखा, मगर भारी कर्ज के बोझ के आगे यह मुनाफा बहुत मामूली था। उन्हीं कर्जों ने आखिरकार एनडीटीवी के बिकने का रास्ता बना दिया और अंत में अडानी ने एनडीटीवी खरीद लिया। दोस्तों यह डूबती हुई भारत की अर्थव्यवस्था है। हर संस्थान किसी न किसी मॉडल के साथ खड़ा होता है। यह मॉडल बिजनेस है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में 2024 को चुनाव खत्म होते होते विज्ञापनों का जो बड़ा बाजार होगा वो करीब 4 लाख करोड़ रुपए पार कर लेगा। दोस्तों 4 लाख करोड़ रुपए मौजूदा वक्त में डिजिटल ही क्यों ना हो, उसके भीतर का नेटवर्क भी और इन्वेस्टमेंट भी 50 वर्षों से भारी पड़ रहा है क्योंकि भारत को एक बाजार में मिलावटी कर दिया गया है। मीडिया संस्थान चलाने वालों के लिए आज सरकार ने जैसे उलट दी है। सरकार का कहना है कि सवाल भी हमारे होंगे और जवाब भी कोई नहीं देगा और निगरानी भी हम ही करेंगे। दोस्तों दिल्ली के भीतर ही तमाम न्यूज़ चैनलों की निगरानी करने के लिए एक बजट निर्धारित किया जाता है। इसमें सरकार के लोग होते हैं जो सभी चैनलों पर निगरानी रखते हैं। किस चैनल पर क्या चल रहा है यह सभी इन न्यूज़ चैनल्स की रिपोर्ट तैयार करते हैं और यह रिपोर्ट सत्ता के पास जाती है और सत्ता इस पर काम करना शुरू करती है।
इसलिए आज सवाल अडानी का नहीं है, आज सवाल एक तरफ रवीश कुमार जैसे पत्रकारों का है और दूसरी तरफ मोदी सत्ता का है। दोस्तों, एक तरफ समूचा सिस्टम है और दूसरी तरफ पत्रकारों की वो पूरी टीम है जो अपने दौर में है, जो जनता के सवालों को उठाती रही और सरकार को ये लगा कि ये सवाल उठाने कैसे बंद किए जाएं, तो बाजार का तंत्र खड़ा कर दिया गया, जिसमें अडानी जैसे लोगों का एक पूरा ग्रुप बनाया गया। फिर खरीद फरोख्त का सिलसिला शुरू हुआ। सच में दोस्तों, आज मीडिया की ईमानदारी खतरे में है। जनता के सवालों को सरकार से कोई पूछना नहीं चाहता और जो व्यक्ति जनता के मुद्दे उठाता है वो देशद्रोही करार कर दिया जाता है। इसलिए कोई चुप है और कोई आंदोलित है। कुल मिलाकर यह सिर्फ एक चैनल के बनने और बिकने की कहानी नहीं है, यह मीडिया पर सवाल उठने की कहानी है। मैं समझता हूँ आपको कुछ तस्वीर समझ में आई होगी और आपको कुछ सवालों के जवाब अवश्य मिले होंगे। आप मुझे दीजिए इजाज़त और इस रिपोर्ट को करिए शेयर। शुक्रिया, नमस्कार।